हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, हाय टीचर। करती हूं आप सभी। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का यहाँ पर हम बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में। तो पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम नए जो टॉपिक हमारे पास आते हैं कवर करें। आगे बढ़ते हैं। पहले अपने हेल्थ को यहाँ पर देखा है, बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की है, और आपके पास आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमने कहा वैक्सीनाइजेशन के बारे में हमने बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपने देखा है कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, जिसमें हमने डायग्रामेटिक देखा है, और हमने पढ़ा भी है यहाँ पर कौन कौन से जो है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के पार्ट। अब यहाँ से जो टेबल हमने पढ़ी है, जिसमें आपने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आपको बताए गए हैं, उनके क्या क्या कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, क्या क्या उनके सिम्टम्स आते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं, बात की। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे डिजीज के बारे में। सबसे पहले अपने वायरल डिजीज के बारे में बात की है, और इसमें आपके पास एक आता है एड्स, ताकि ये एक वायरस से होने वाला, वायरस का नाम है HIV, फुल फॉर्म में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये क्या कॉज करता है? एड्स को कॉज करता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम ही बता रहा है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट जाता है, और इस वजह से आपको एड्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपने कहा बहुत सारी जो चीज़ है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है बहुत सुनी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अब आपने एड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैंसर किस प्रकार से होता है, और इसके बारे में हमने देखा था। तो अगर हम बात करें कॉज ऑफ कैंसर, कॉज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आपने कहा कैंसीरियस न्यूप्लास्टिक सेल्स may be induced by physical, chemical and biological agents called a carcinogen। आपने कहा जैसे कि पैथोजन, रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें हमने पैथोजन कहा है। जो कैंसर को डेवलप करते हैं, इस प्रकार के एजेंट्स को हमने कार्सिनोजेन कहा। आपने कहा कार्सिनोजेंस कल हो सकते, केमिकल वे में हो सकता है, या बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं कुछ भी यहाँ पर। जैसे कि आपने कहा फिजिकल में हम देखें तो यूवी रेडिएशन की बात करते हैं, केमिकल में हम टोबैको की बात करते हैं। टोबैको है हर की कोई केमिकल जो कि क्या कोई इनटेक कर रहा है। बायोलॉजिकल में हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन यहाँ पर हो गया है, इसमें हमने कार्सिनोजेन कैटेगरी में इन्हें डाला है। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग वायरस इज कॉल्ड अ ऑन्कोजेनिक वायरस। कुछ वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरस को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। इनमें एक जीन होता है जिसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। आप सिंपल सा क्वेश्चन, जीन की वजह से क्या इजी है। अब ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ आप 12th में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ये जो चीज़ें यहीं तक सीमित। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके पास हर जगह आते हैं। कि हमने एक टेबल देखी थी जिसमें आपने अलग अलग डिजीज को देखा था, उनके सिम्टम्स देखे थे, किन ऑर्गेनिज्म की वजह से वो होते हैं वो देखा था आपने। ठीक है, क्या अफेक्ट होता है उनकी बॉडी पे वो आपने देखा था। वो आपने कहा कि ये जर्नल साइंस में भी आता है और कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर ऐसा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आपकी बायो के सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने कहा जनरल साइंस में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वो डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन। अब आते हैं ऑन्कोजीन पे। ऑन्कोजीन में हमने कहा कि जैसे कि जब आप हायर क्लासेस में भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ऑन्कोजीन के बारे में। ऑन्कोजीन क्या होता है? आपने कहा वायरल ऑन्कोजीन, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे कैंसर को कॉज करते हैं। हमने कहा सेवरल जीन्स कॉल्ड अ सेलुलर ऑन्कोजीन्स, बहुत सारे जो जीन्स सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। आपने कहा ठीक है, नॉर्मल सेल में भी जो ऑन्कोजीन है वो पाए जाते हैं, लेकिन इनएक्टिव होते हैं, यानी कि सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं। अगर ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और सक्रिय अवस्था में आते हैं, तो आपने कहा कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैसे डिटेक्ट किया जाए कैंसर को और कैसे डायग्नोस किया जाए, कि एक्चुअली में होता है, जब कैंसर डेवलप होता है पता नहीं चलता है। मोस्टली केसेस में क्या देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उनमें जो थर्ड स्टेज होती है वहीं पे कैंसर जो डिटेक्ट होता है।
के जो सिम्टम्स है वो देखे जाते हैं या फिर उसे डायग्नोज किया जाता है। तो अगर हमने कहा, आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि अगर कैंसर जो है अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता चल जाए तो क्या होता है, इसका क्योर पॉसिबल है। लेकिन अगर थर्ड स्टेज में या लास्ट स्टेज में पता चले तो इसका कोई क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या क्या वे हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे इन्हें डायग्नोज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन अ बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की स्टडी होगी, ठीक है, टिश्यू में किस प्रकार से सेल डेवलप हो रही हैं। तो आपने कहा टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट। ठीक है, क्या सेल काउंट यानी कि सेल कैसे डेवलप हो रही है उसके बारे उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। रेडियोग्राफी है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है यहाँ पे, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है यहाँ पे, आर वेरी यूजफुल टू कंसर्न ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं इसको डिटेक्ट करने के, कैंसर को डिटेक्ट करने। नेक्स्ट हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने नॉर्मल सेल और अदर तो कैंसर सेल होते हैं उनमें डिफरेंस को देखा, जैसे मॉर्फोलॉजी है। आपने कहा नॉर्मल सेल जो है उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, यूनिक वेराइटी रहती है। रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ की अगर हम बात करें, हमने कहा जो नॉर्मल सेल है उसमें जो ग्रोथ होती है, ठीक है, नॉर्मल वे में होगी, नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रेट से ग्रोथ होगी। और एक टाइम के बाद जो सेल है वो ग्रो होना बंद कर देती है जब सेल की एज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, सेल रिप्रोड्यूस कर रही है, इट मीन्स कि सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है। उसके बाद एक टाइम के बाद जो सेल है वो ग्रो नहीं होगी, वो ग्रो होना बंद नहीं होता है, वो रेगुलरली क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है और उसका, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर कोई सेल यहाँ पे डैमेज हो जाती है, नॉर्मल सेल की बात करें कि अगर कोई सेल डैमेज हो तो जो सेल है वो खुद को ही क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने कहा कि नॉर्मल सेल जो होते हैं वो एक दूसरे सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैंसर सेल कम्युनिकेट कर पाते हैं। एडेशन एंड इन्वेशन की बात करें तो आपने कहा कि नॉर्मल सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर अदर सेल से जो सेल्स होते हैं आपस में उनका बॉन्ड बना। कैंसर सेल में एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता, एडेशन नहीं हो पाता। डाइजेशन की बात करें, नॉर्मल सेल जो होती हैं स्टार्टिंग में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है और डिफ्रेंशिएशन के बाद आपने कहा ये क्या हो जाती है, मेच्योर सेल बन जाए तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, ऐसी कोई चीज़। सिग्नल रिकॉग्निशन की बात करें तो हमने कहा नॉर्मल सेल क्या करते हैं, एक्ट करती हैं, जब उन्हें सिग्नल मिलता है कि उन्हें ग्रो नहीं हो रहा है तो वो ग्रो होना बंद कर देती है। सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाते, कंटिन्यूसली क्या करती है, ग्रो होती रहती हैं और स्प्रेड भी हो जाती है, ब्लड के थ्रू एक जगह से चली जाती हैं और स्प्रेड, वो क्या होती है, स्प्रेड होती रहती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमने कहा जो बेनिंग ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, दोनों में डिफरेंस ये बोला था कि हर ट्यूमर एक्चुअली में है क्या। आपने कहा कि यहाँ पे मासेस ऑफ सेल जो होती है, जो सेल है सेल का एक गुच्छा बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। हमने कहा हर टाइप का ट्यूमर कैंसर कॉज नहीं करता है, हर टाइप का ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। बताया गया है कि जो बेनिंग ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने कहा इट रिमेन अ कन्फाइंड टू द अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक है, इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, है उसी ऑर्गन में रहेगा लेकिन ये क्या होता है, स्प्रेड हो सकता है। आपने कहा इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम होगी, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी। आपने कहा यहाँ पे कोई लेटेंट स्टेज नहीं होती। आपने कहा ये लिमिटेड डैमेज ही कॉज करता है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हो रहा है यहाँ पे। आपने कहा यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं, ये नॉन कैंसीरियस है और ये है। आगे बढ़े, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। आपने कहा सर्जिकल तरीका है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी होती है, इस प्रकार से कुछ ट्रीटमेंट आते हैं। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पर। ये चीज़ें जो हैं, ये जो टॉपिक है, ये एक अवेयरनेस के तौर पे भी आपके पास होना चाहिए। एक जनरल जो हमारे पास टॉपिक आता है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, स्पेशली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, जो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ड्रग्स हो गया है या अल्कोहल हो गया। स्टार्टिंग आई थिंक अल्कोहल से होती है क्योंकि ड्रग्स तक जब बच्चे पहुंचते हैं तब या तो उनके पास पैसे होते हैं या फिर उनकी संगत ऐसी होती है। स्टार्टिंग होती है जब आप कहते हैं कि जैसे कि तम्बाकू खाना, जैसे कि स्मोक करना, जैसे अल्कोहल का यूज़ करना, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। स्टार्टिंग क्यों होती है, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम आप लोग अभी क्या है, टीनेज, ये जो एज होती है यहाँ पर, ये एज है एडवेंचर को यहाँ पे फील करना, एडवेंचर को करना, एक नए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें करना, नई चीज़ को फील करना, कि हमें लगता है कि हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
तो स्टार्ट होती है यहाँ पर किससे? आपने कहा सबसे पहले आप देखते हैं अपने आसपास और लोगों को, ठीक है। अब अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो अगर आपने किसी को देखा होगा, कोई आपका सीनियर है, स्कूल में कोई सीनियर या आपके आसपास कोई ऐसा सीनियर है जो जिसे आप भैया कहते हैं या दीदी कहते हैं, आपने उन्हें देखा स्मोक करना, ठीक है, और आपको लगा कि स्मोक करना इट मीन्स कि ये कूल बनाता है हमें, कूल इन द सेंस कि ये क्या है, आपके पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा है और आपका इससे जो सम्मान है वो बढ़ रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं कूल बनने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में सभी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर आप कंटिन्यूअसली उसे कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो आपकी हैबिट बन जाए, आदत बन जाए। अब आपको कूल बनने से मतलब नहीं है, अब आपको ये क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है, अब आपको वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो चुका है, यूज टू हो चुका है। जब आप उस चीज को ले रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं या आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, ठीक है। धीरे धीरे एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने क्या किया है, एक दिन में एक सिगरेट यहाँ पे क्या की है, स्मोक की है, कंज्यूम की है, ठीक है, उसे प्लेजर मिला, खुशी मिली। अब ये है कि वो जो सेम क्वांटिटी है, सेम मात्रा है, एक समान मात्रा है, उस समान मात्रा में उसे प्लेजर नहीं मिलेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी। अब उसे दूसरे दिन 2 सिगरेट पीनी है, तीसरे दिन उसे तीसरी सिगरेट पीनी है और इस प्रकार से ये जो अमाउंट है ये बढ़ता चला जाता है। ये हर चीज़ के लिए, चाहे आप अल्कोहल की बात करें, चाहे आप यहाँ पे किस स्मोक की बात करें, चाहे आप तम्बाकू की बात करें, ड्रग्स की बात करें, ये सब में कॉमन होता है। धीरे-धीरे क्या है, ये जो अमाउंट है ये बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपको उतने में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम यूज़्ड टू हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपके नर्वस सिस्टम को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए जिससे कि आपको वो प्लेज़र मिल सके जो कि आपको फर्स्ट टाइम में बहुत कम अमाउंट में मिल रहा था। इस प्रकार से क्या है, जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो अभी आपने बात की है यहाँ पर कैंसर की। हाँ, कैंसर का एक जो रीज़न हो सकता है वो केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि जो कार्सिनोजेंस होते हैं उनका एक जो तरीका है वो केमिकल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमने कहा जो केमिकल्स होते हैं वो म्यूटेशन को भी कॉज करते हैं। अगर आपने जेनेटिक पढ़ा होगा तो जेनेटिक में हमने सेम चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर जेनेटिक्स में म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन आप पढ़ रहे हैं, तो म्यूटेशन ऐसे बेनिफिशियल भी होता है, ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हार्मफुल ही होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो बेनिफिशियल, अदरवाइज जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल हो। अब देखिए, ये है कि म्यूटेशन अगर बहुत लंबे गैप में हो रहा है तो वो बेनिफिशियल हो। आपने कहा कि यहाँ पे सैकड़ों वर्ष लग गए हैं, हजारों साल लग गए हैं और तब जाके आदि मानव के, अब अगर आप चित्र देखते हैं और अभी आज के मानव का आप देखते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। म्यूटेशन हुआ है, वेरिएशन आई है, लेकिन बहुत लंबे गैप में। एक सडन म्यूटेशन जो आता है यहाँ पर, एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में जो म्यूटेशन आता है वो बेनिफिशियल नहीं होता। म्यूटेशन के हमने फिर से 3 रीज़न देखे थे। फिजिकल रीज़न हो सकता है, केमिकल रीज़न हो सकता है, बायोलॉजिकल रीज़न। फिजिकल में अगेन आपने कहा यूवी रेडिएशन हो सकता है, केमिकल में अगेन हमने कहा कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, टोबैको यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल में हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंज यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो म्यूटेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब ये जो आप टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोक आप करते हैं या आप अल्कोहल यूज़ करते हैं या आप ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये सारे ही क्या है, केमिकल्स होते हैं केमिकल्स। जैसे कि स्मोक करते हैं तो सबसे पहले आपको वार्न किया जाता है यहाँ कि जो स्मोकिंग है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा। जो यहाँ पे अल्कोहल है वो आपके लिवर, आपकी किडनी, आपके लिवर के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि आपका लिवर डिटॉक्स कर रहा है आपकी बॉडी को। आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको फीवर हुआ है, आपने मेडिसिन ली है, वो भी क्या एक ड्रग है, लेकिन आपने कहा कि बहुत लिमिटेड वे में। आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर आपको डोज लिख करके देता है तो आपको ये नहीं बोला जाता कि कभी भी कितनी भी डोज ले लेना। आपको बोला जाता है कि ये डोज इस टाइम पे लेनी है और अगर आप एक से ज़्यादा जो पिल्स है वो ले रहे हैं तो उसमें गैप कितना रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो एक्चुअली में वो भी ड्रग्स है और आपकी बॉडी को उससे भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है आपके लिवर के थ्रू। आपका लिवर डिटॉक्स कर रहा है तो जितना आप उससे काम करवाएंगे, जितना अल्कोहल कंज्यूम करेंगे वो उतना डिटॉक्स करेगा, जितना वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, तो उतनी जल्दी प्रॉब्लम भी यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं ड्रग्स पे। ड्रग्स जो है वो सबसे जल्दी और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को क्या करता है यहाँ पे, अफेक्ट करता है।
नर्वस सिस्टम से ले करके आपके लिवर से ले करके सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सभी चीज़ के जो यहाँ पे नशे होते हैं, जितने भी हमने बोले हैं, चाहे वो हमने टोबैको बोला है, चाहे वो हमने स्मोकिंग बोला है, चाहे आपने अल्कोहल कंज्यूम करने को लेकर के बात की है, या आपने ड्रग्स को लेकर के बात की, आपने कहा सभी हार्मफुल। इन सभी में से इन सभी का कोई भी एक सिंगल यूज़ नहीं हो, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हमने मेडिसिन को भी ड्रग कहा है, तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन हम इतनी मेडिसिन लेते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट ना दिखाए, ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में, थोड़ा सा अल्कोहल अब्यूज के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने बात की है कॉमनली अब्यूज ड्रग इंक्लूड ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड अ कोका एल्कोलॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अ फ्यू फ्रॉम अ। आपने कहा आमतौर पर दुरुपयोग किए जाने वाली दवाओं में ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स शामिल है, जो फूल वाले पौधे और कुछ कवकों से प्राप्त होते हैं। Opioids are the drugs which bind to specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called a smack, is a chemically diacetyl morphine, which is a white, odorless, bitter crystalline compound. It's extracted from a latex of a poppy plant. ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा ओपियोइड्स ऐसी दवाएं हैं जो ओपियोइड्स रिसेप्टर से जुड़ती हैं। हेरोइन, जिसे आमतौर पर स्मैक कहा जाता है, रासायनिक रूप से डायएसिटाइल मॉर्फिन है, जो एक सफेद रंग गंधहीन कड़वा क्रिस्टल यौगिक है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या आता है, एक पॉपा Personiferum generally takes by a snorting and injection. Heroin is a डिफरेंस एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। आमतौर पर सूंघने और इंजेक्शन द्वारा लिए जाने वाले हेरोइन एक अपसाधक है और शरीर के कार्य को धीमा करती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज दी गई, आइडिया दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे क्या होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है, किस प्रकार से ली जाती हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा मतलब ये है कि हम समझें, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, हम अगर कंज्यूम कर भी लें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब ये जो चीज़ें, ये जो शौक है आपका, उसकी आदत में, और आप देखिए ड्रग्स कौन कौन सी होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैनाबिनॉइड्स। आते हैं कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ अ केमिकल्स which interact with a cannabinoid receptor present in brain। आपने कहा कैनाबिनॉइड्स रसायनों का एक समूह मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर इन केमिकल natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis sativa। आपने कहा प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सैटिवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होते हैं। यह इंक्लूड मैरिजुआना, आशीष, चरस एंड गांजा। इनमें क्या होता है, मैरिजुआना, आशीष, चरस, गांजा शामिल हैं। दे जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल ingestion. These are known for their effects on a cardiovascular system। आमतौर पर सांस द्वारा और मौखिक रूप से लिया जाता है। ये शरीर के हृदय प्रणाली पर अपने प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ये कहाँ प्राप्त होती हैं, इन्हें कैसे इनटेक किया जाता है, ये सब चीज़ें बताने का मतलब आपको ये है कि इन चीज़ों का अगर आपको कभी किसी ने सजेस्ट किया है कि इस प्रकार से किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए दिया है, तो आपको पता हो एक्चुअली में आप कौन सी चीज़ क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये आपके लिए क्या है, ऐसा अवेयरनेस आप लोग लेंगे, ठीक है। हमने कहा अब इसका जो यहाँ पर इम्पैक्ट देखिए कहाँ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हृदय प्रणाली पर इसका असर पड़ता है। का जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग पे इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो हमने कहा सारे ही पार्ट्स, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो सारे पार्ट, आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपका लिवर है, इन सभी की फंक्शनिंग पे क्या पड़ता है, इसका असर पड़ता है। आप देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे क्या है, उनकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, उनकी इमोशनल हेल्थ खराब होती है, और सोशल हेल्थ तो आपने कहा वैसे भी खराब होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपने कहा आपकी जो जितनी आपकी जो पूरी हेल्थ है, ठीक है, हम किसी एक हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ के सारे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले यही बोला था, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ आपको दिख रहा है। हेल्थ का मतलब ये है कि वो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसे मेंटली कोई प्रेशर नहीं है, कोई डिप्रेशन उसे नहीं है, ठीक है। इमोशनली वो स्वस्थ है, वो अपने इमोशंस का कहाँ पर किस प्रकार से कितना यूज़ करना है उसे पता होता है। सोशल उसका जो सोशल हेल्थ जो है यानी वो सोसाइटी से डरता नहीं है, सोसाइटी के साथ घुलने-मिलने से बचता नहीं है। वो इसमें क्या है, यहाँ पे कंफर्टेबल है लोगों के साथ। अब इसमें भी एक्सेप्शन आता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है सोसाइटी के साथ बात करना, लोगों के साथ घुलना-मिलना। वो अपनी आदत हो सकती है, लेकिन फेयर नहीं होना चाहिए सोसाइटी का या सोशल लाइफ का। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोका एल्कलॉइड या कोकोन कोका के पौधे एरिथ्रोक्लिस कोका से प्राप्त किया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट और द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली शॉर्टेड। कोकोन जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, आमतौर पर इसे क्या कहा जाता है, इट हैज अ पोटेंट stimulating action on central nervous system producing a sense of a euphoria and increased energy। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर एक शक्तिशाली उत्तेजक का प्रभाव डालते हैं जिससे उत्साह और बढ़ी हुई ऊर्जा की भावना पैदा होती है। होगा क्या इससे, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो इसका अफेक्ट कहाँ पर है, आपने कहा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन में बाधा डालता है। तो सबसे पहले तो इसका ड्रॉबैक और इसका जो नुकसान है वो आपको पता चला। इसे इनटेक करके सबसे पहले क्या होगा, एनर्जेटिक फील होता है। एनर्जेटिक फील होता है तो आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर ड्रग कंज्यूम किया, चलो अल्कोहल पे ही आ जाते हैं, किसी व्यक्ति ने अगर अल्कोहल ली है तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत एनर्जी रहती है, वो ऐसे ऐसे काम वहाँ पे कर लेता है जो वो नॉर्मली नहीं कर पाता है, तो उससे बहुत एनर्जी रहती है। तब क्या होगा, जब इसका प्रभाव खत्म होगा बॉडी एकदम निष्क्रिय हो जाती है, तो एकदम निष्क्रिय हो जाता है और इसका पूरा असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग एब्यूज, किशोरावस्था और नशीली दवाओं का दुरुपयोग। चाइल्ड है, देख लीजिए। अब हमने क्योंकि कहा था कि किशोर अवस्था में जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो यहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर किसी को देखा उन्होंने कि कोई क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है या कोई ड्रिंक कर रहा है, तो वो उन चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कि उन्हें अभी इतना नहीं पता है कि चीज़ों का प्रभाव क्या हो सकता है। इस टॉपिक को आपके पास देने का मतलब यही है कि एटलीस्ट आप इतना समझें कि अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो आप कूल दिखने के लिए कर रहे हैं या आपको देख के शौक चढ़ा है या आप जस्ट ट्राई करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ ट्राई करना होता है कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। उत्साह उनमें होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता होगा जब यहाँ पे अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता, क्या होता होगा जब ड्रग्स को लिया जाता होगा, क्या होता होगा जब स्मोक की जाती होगी। होता इतना है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डैमेज वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को देने का जो आपके पास मतलब है वो ये है कि आपको पता चले कि जिन चीज़ों के लिए आप अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों को आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करेंगे जो आपके लिए क्या है, यहाँ पे बेनिफिशियल है, लाभदायक है और जिनसे आपको लाभ मिले। ठीक है, तो हमने कहा एडोलसेंस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिकम मैच्योर्ड। आपने कहा किशोरावस्था वो अवधि है जिसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है। ये इसकी जो एज होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे चल जाता है, हुई है, हो सकता है किसी में 13 से शुरू हुई है, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, कॉजेस ऑफ ड्रग अब्यूज, क्या क्या रीजन होते हैं ड्रग अब्यूज। पहला रीजन हमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें बहुत जिज्ञासा होती है, क्या क्यों कैसे, अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ट्राई के नाम पे कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड होता है यहाँ पे एडवेंचर और साहसिक काम। उन्हें ऐसे काम करने होते हैं जिनसे उन्हें रोका जाता है और उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसे काम कर लें इट मीन्स कि हम एडवेंचर कर रहे हैं, हम बहुत साहसी। जैसे कि आपके घर में आपको कहा जाता है अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर यूज़ करते हैं, अब बाइक या स्कूटी आप चला रहे हैं, आपसे कहा जाता है स्पीड कम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एडवेंचर के चक्कर में हम स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं, बहुत तेज़ी से चलाते हैं, बहुत केयरलेस होकर के। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट।
यानी कि उत्तेजना। ठीक है, आप एडवेंचर कर रहे हैं तो आप में एक्साइटमेंट भी होगी कि मैं सबको बताऊंगा या मैं सबको बताऊंगी कि मैंने ऐसे किया है। ठीक है, और सब क्या होंगे, इम्प्रेस होंगे मुझे देख करके। एक्सपेरिमेंटेशन करना, प्रयोग करना। ठीक है, इस चीज को करके देखते हैं क्या होता है। मेरा स्ट्रेस और प्रेशर, एक्सील इन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का। सबसे पहले इन पॉइंट्स पे आइए। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जानबूझ के करते हैं। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखा देखी में करते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम तब करते हैं जब हमें नॉलेज नहीं होता है, हम अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों के प्रति। अगर आपको पता हो कि इन चीज़ों को करके क्या होगा तो आप इन पे तो नहीं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो जब वो तनाव में रहते हैं तब वो क्या होते हैं, नशे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आप समझते हैं कि जिनसे आप अपनी बात रख सकते हैं, जो आपको समझेंगे और जो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके घर में बड़े कोई भी भाई बहन दादा दादी हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आप अपनी बात शेयर करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक से टॉपिक हमारे पास आते हैं जिनमें हमें ये देखना है कि अगर किसी चीज़ कंज्यूम किया जा रहा है तो उसका क्या अफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में कुछ टॉपिक रह जाते हैं, बेसिक हैं। ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्या अफेक्ट होते हैं इसके। अफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि क्या होंगे, दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। एक बार आप लोग ये जो टॉपिक आपके रह जाते हैं उन्हें लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका